आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात कुछ बहुत ही चुनिंदा शख्सियत से कराते हैं, ऐसे लोगों से कराते हैं जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब हैं और समाज के लिए काफ़ी कुछ काम करते हैं। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं जिनके लिए शायद किसी शायर ने ये कहा कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो हमारे आज के जो खास मेहमान हैं वो कुछ ऐसे ही मेहमान हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं बताऊंगा। हमारे जो मेहमान हैं वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, उस्ताद हैं और आपने डबल एमए किया है, एमए इन हिंदी, एमए इंग्लिश। आप पूरी यानी अदबी और लिटरेरी शख्सियत हैं। दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में आप पढ़ाती थीं, अब पढ़ाती हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्लिश टीचर की हैसियत से। और आपने बहुत सारी जो है, आप एक लेखक भी हैं, आप राइटर हैं, पोएट हैं। तो आपकी बहुत सारी किताबें, जो आपका मजमुआ कलाम जो है, यानी कलेक्शन ऑफ पोएट्री पोएम्स, पन्नी प्यार जैसे, घर की औरतें और चांद, बहुत ही खूबसूरत से ये नाम है कलेक्शन का, पानी प्यार। और फिर दूसरा एडिशन जो है वो जैसे का भी दूसरा एडिशन पब्लिश हो चुका है। आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी दिल में दर्द रखती हैं कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए और ऐसे काम करती हैं समाज सेवा के लिए बहुत सारी जगहों पर। आप खास तौर से आ चुके, आप टीचिंग लाइन में हैं, एज ए टीचर आप काम कर रही हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। और आपका ताल्लुक राजनीति से भी है, सोशल एक्टिविस्ट आप खुद हैं, राजनीति से आपका ताल्लुक है। राजनीति से ताल्लुक कुछ इस तरह से है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, स्पोक पर्सन हैं पार्टी के। जब मैं नाम बताऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे। बहरहाल, हमारी आज की जो मेहमान हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आज की हमारी खास मेहमान मिस रेनू शाहनवाज हुसैन। आप समझ गए होंगे मिस रेनू शाहनवाज हुसैन को। मैडम, यू आर वेलकम टू दिस मोटिवेशनल वेब सीरीज। Thank you very much. Very good evening and अस्सलाम वालेकुम to every listener, जितने भी सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आज ये शाम आपने सजाई है डॉक्टर अनीस अहमद जी। मैं तो आपकी बातें जब सुन रही थी तो मैं आपसे मुतासिर इसलिए हो गई कि आप बाहर रह के अपने देश की मिट्टी से दूर रहने के बाद आपका जो एक ख्वाब है कि अपने देश में को किस तरह से आगे बढ़ाना है, गाँव को आगे बढ़ाना है, और आप जो एमसीडी स्कूल से निकल के आए, तो मैं भी बता दूं कि मैं भी सेंट्रल स्कूल से पढ़कर आई और पहली नौकरी मेरी एमसीडी स्कूल में थी, जैसा कि आपने बताया भी। तो एक खास लगाव है और अभी भी टीचर हूँ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपको देखकर ये अच्छा लग रहा है कि क्योंकि लोग अपने सपने पूरे करने के लिए, ख्वाबों को पूरा करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो वहीं बस जाते हैं, लेकिन आप वहां रहकर अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और आपका रोज ख्वाब में ये जो है ना, आप रोज सोचते हैं कि किस तरह से पूरा हो, और बल्कि आप स्टार्ट भी कर दिया है आपने स्कूल की शुरुआत। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अपने अपने पैतृक घर को, जो आपका घर है, उसको आपने स्कूल में तब्दील किया। इससे बड़ा कोई अपने देश के लिए, अपने अपने समाज के लिए कोई क्या करेगा कि आपने अपनी अपनी जमीन, अपना घर एक अच्छे काम में लगा दिया। तो ये बहुत 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 नेक काम आप कर रहे हैं, जिसका क्या कहते हैं, सवाब जारिया जिसे कहते हैं, कि ये इसका ये चलता रहेगा। अब कराने वाला तो ऊपर वाला होता है, वो हमसे कोई काम ले ले तो बड़ी अच्छी बात है। बस हमारी सोच है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को कुछ दे सकें, वो समाज जहां हम पले हैं, बड़े हैं, जहां से हम निकले हैं। जी, यही सोच तो लोगों को आगे लेके जाती है, और एक सोच ही एक व्यक्ति को बहुत बड़ा बना देती है, बहुत बड़ा। और अब आपके पीछे, आपकी सोच के पीछे दुनिया चलेगी, बच्चे चलेंगे, जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे वो चलेंगे, पूरे गांव को जो शिक्षा मिलेगी, उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और आपने इतना अच्छा उसमें लिखा हुआ है कि कम यानी अफोर्डेबल चीजों में, फेवरेबल एनवायरनमेंट में जो टेक्निकल स्किल्स मिल जाएं, एजुकेशन मिल जाए,
इससे बड़ी क्या बात होगी कि जो तकनीकी है हमारे गांव तक पहुंचे, बेटर एजुकेशन पहुंचे, रूरल कम्युनिटीज के साथ हम आगे बढ़ें, तो उनके लिए एक मतलब उन्हें भी लगेगा कि हम शहरों के साथ, बड़े स्कूलों के साथ, जो बिजनेस हाउसेस बन चुके हैं, उन स्कूलों के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, नहीं देखिए, गांव के साथ सबसे बड़ा मसला यही रहता है कि आप बात बहुत करें अच्छा क्वालिटी कदम है, एजुकेशन की, शहरों में तो सब कुछ मौजूद है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अगर गांव में वो सब खड़ा किया जाता है तो महंगा बहुत हो जाता है। और गांव के लोगों की जो आमदनी है, खासतौर से किसान जो है, किसान की आमदनी जो है बड़ी लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि एक तो उसको वक्त पर पैसा भी नहीं मिलता है, जो उसकी उपज होती है, जो उसकी पैदावार होती है, वो एक ऐसा शख्स है जिसकी पैदावार की कीमत जो है वो खुद तय नहीं कर पाता। और जब कीमत सरकारें तय करती हैं तो कीमत उसको वक्त पर नहीं मिलती। जब उसको कहीं पेमेंट करना होता है तो नहीं कर पाता। बहरहाल ये सारी वजूहातें, ये गांव में अगर क्वालिटी एजुकेशन देनी है तो जाहिर है फ्री तो बहुत मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, फ्री एजुकेशन देना बहुत मुश्किल है, सरकारें भी नहीं दे पा रही हैं। लेकिन कम से कम ऐसा प्राइस हो कि वो अफोर्ड कर सके। जो गांव का मजदूर है, किसान है, जो गरीब है, वो उसको अफोर्ड कर सके। और उसके अंदर उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आएगी। अभी गांव के लोग भी तैयार हैं अपने बच्चों की शिक्षा पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट भी है कि वो चंदे की एजुकेशन से नहीं पढ़ रहे हैं, फ्री की एजुकेशन नहीं है, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू एजुकेशन एंड दे आर रेडी फॉर दैट, कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल, मतलब आप किसान और जो बिल्कुल अवाम है, मजदूर हैं, किसान हैं, किसानों की तो बहुत बड़ी हमारे देश में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है आजकल। तो उनको उनको उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे, मजदूरों को नहीं मिल पा रहे। मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, तो जहां जाते हैं उन बच्चों के लिए जो बेसिक नीड्स जो होती हैं, बेसिक स्टडी और बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिल पा रही होती हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरे ख्याल से जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन एक ही होता है, शिक्षा, एजुकेशन। जब एजुकेशन उन बच्चों को मिल जाएगी तो उन्हें अपने राइट्स मालूम चलेंगे, वो उस हक, अपने हक के लिए लड़ सकेंगे, और उन्हें मालूम चलेगा कि वो दुनिया में उनकी क्या जगह है, क्या क्या स्थिति है, हमारे देश की क्या स्थिति है, उन्हें कहाँ तक लेके जाना है। तो बहुत सारी चीजों की जो बुनियाद होती है वो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो आप उनको करके दे रहे हैं और देना चाहते हैं। आपके जैसे और भी कुछ लोग हो जाएं तो भारत तो 70% गांवों का देश है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चीजें मिल जाएं तो मेरे ख्याल से काफी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी एक हद तक सॉल्व हो जाएंगी। जी जी, मैं ऐसा समझती हूँ। मेरा चूंकि आप एमसीडी में आपने कई साल तक पढ़ाया है, मैं एमसीडी में पढ़ा हूँ खुद, और गांव में मैं देखता हूँ कि गांव के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं गांव में, उनका हाल कुछ अलग नहीं है। एमसीडी के स्कूलों का भी हाल अब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने जमाने की बात करूं, जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त में और जो गांव के स्कूल हम देखते थे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं था। यानी शहरों में भी वही हालत थी और गांवों में भी वही हालत थी। आप तो खुद पढ़ा रही हैं, पढ़ाया है आपने, तो आपको क्या लगता है कि वो जो बच्चे वहां आते हैं सरकारी स्कूलों में और जो एक प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें एक बहुत बड़ा गैप है, एक्सपोजर का गैप है, एजुकेशन जिस तरीके से वहां दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा गैप है। जी, आपको खुद कैसा महसूस होता है? प्राइमरी स्कूल में आपने काम किया है, आपने कई सालों तक। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत आपने एक सही बात बताई कि वो पहले टाट पट्टी वाले स्कूल होते थे, वहाँ बच्चे अपना मतलब वो लेके जाते थे, वहीं बिछा कर बैठते थे। वो टाइम हमने भी देखा है। उसके बाद डेस्क आए और दिल्ली के स्कूलों का तो फिर भी एक अच्छा हाल था, तो गाँव में अब भी शायद वैसा ही होता है। और ये सही कहा आपने कि बहुत बड़ा गैप होता है, लेकिन इधर कुछ सालों से सच में तब्दीली आई है। एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली जरूर आई है। बहुत ही मॉडर्न हो गए आप। अब दिल्ली आप आएंगे तो आप विजिट कीजिएगा स्कूल्स को, तो काफी मतलब ठीक हुआ है पहले से मामला। और दूसरा ये कि टीचर्स जो हैं मुझे ये मालूम है कि टीचर्स जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हर हाल में, क्यों टीचर्स अपने ठीक घरों से आ रहे होते हैं, उनकी सैलरी भी ठीक होती है, मगर वो उन बच्चों को एजुकेशन देते हैं जो बहुत ही निचले स्तर से आते हैं, और वो अपना मतलब 100% उनको देते हैं।
जहाँ तक जितने टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई और जो मेरे महकमे के जितने जो स्टाफ होते हैं वो उनको तो कम से कम मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स कहीं किसी से कम नहीं होते। उनको उनको देखिए, मैं उन्हें ये कोई कहूंगी हटा नहीं गवर्नमेंट सकता। स्कूल में जो टीचर्स होते हैं दे आर वेल क्वालिफाइड, प्रोफेशनली दे आर वेल जी, क्वालिफाइड। वेल क्वालिफाइड। उनको ये नहीं होता कि हमें कोई हटा देगा और हमें नहीं हटा सकता कोई, तो हम ना भी पढ़ाएं, मतलब ये, लेकिन वो ऐसा इस चीज का फायदा नहीं उठाते, बल्कि काफी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मैं पता नहीं, मैंने अपने जो इसमें देखा है, जितने लोगों से मैं मिली हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि टीचर्स तो काफी मेहनत करते हैं और वो मेहनत दिखाई देती है, क्योंकि अब हमारे सामने ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको हमने प्राइमरी में पढ़ाया था और वो कुछ ना कुछ बन के हमारे सामने आ रहे हैं। तो कभी कभी मिल जाते हैं वो बच्चे कि मैम डू यू रिमेम्बर मी, कि हम आपसे पढ़े हुए हैं और आज हम ये कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, हमें लगता है ये हमारा रिवॉर्ड है जो हमें उस बच्चे ने दिया, हमारी सैलरी नहीं। अगर वो बच्चा कुछ बन जाता है, उन दूसरे बच्चों के साथ खड़ा होके मल्टीनेशनल कंपनी में वो कुछ बोल पाता है, तो हमें लगता है सबसे बड़ी जो हमारी जीत है, हमारा रिवॉर्ड है, वो हमें आज मिल गया। नहीं, जाहिर है टीचर्स के लिए सबसे बड़ा रिवार्ड और अवार्ड यही होता है कि उसके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो उसके सामने से गुजरे हैं, जिसको उसने ग्रूम किया है, ट्रेन किया, और वो बच्चे अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं और कामयाबी से अपने पैरों पर खड़े हैं, तो वही एक टीचर के लिए सबसे बड़ा रिवार्ड और अवार्ड होता है। बहरहाल अभी आप तो बहुत कुछ करती रहती हैं, आप शिक्षिका हैं, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं, इंग्लिश आप पढ़ाती हैं, ऊपर से आप पोइट्री भी करती हैं, आप अब गजल भी गाती हैं, आप गजल लिखती भी हैं और गजल गाती भी हैं। यानी आप एक बहुत ही, यानी आपकी जो शख्सियत है उसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आपके अंदर टैलेंट्स जो हैं वो छुपे हैं, जो आपने, और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मैंने आपके प्रोफाइल में देखा, और क्या आप मेरे ख्याल से बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं। हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि हम अपने खास तौर से गांव के जो हमारे युवा हैं, जो गांव के हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि आप एक तो कुछ आपकी जो खास कोई आपकी गजल है या नज़म है या कविता जो खास हो आपके लिए, बहुत ही क्लोज टू योर हार्ट, कोई ऐसी कविता हो तो वो जरूर हम सुनना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों के लिए आप अगर कुछ सुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। नवाजिश की आपने मुझे मौका दिया, और उससे पहले आपने बात की मोटिवेशनल स्पीकर की, तो मैं तो ये जानती हूँ कि हर एक टीचर एक मोटिवेशनल स्पीकर ही होता है, क्योंकि टीचर को सबसे पहले अपने स्टूडेंट से मुखातिब होना पड़ता है और उन्हें बहुत कुछ रोज रोज बताना पड़ता है। खासकर हम लोग सरकारी स्कूल के टीचर्स को तो वो बच्चे मिलते हैं जिनके पास कोई कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं है, उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, फोन्स भी अब आ गए हैं, और उसके बावजूद उनके घर में फैसिलिटीज नहीं है। तो उनके लिए स्कूल ही एक बहुत बड़ी चीज होती है, और टीचर से जो इंटरेक्ट होता है वो बहुत बहुत काम देता है उनको, कि टीचर ने ये कहा था, हमारी फलानी टीचर्स ने ये कहा था। बिल्कुल, क्योंकि घर वो वापस जाते हैं तो एक कमरे के घर में रहते हैं, उसमें उनके मतलब फादर मदर बाकी भाई बहन सब, शोर भी है, सब कुछ है, और उसी एक कमरे में उनके वो सपने भी हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। हाँ। तो हम लोग जब क्लास में पढ़ाकर भेजते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम जानते हैं हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो फॉरेन का चैप्टर है, इंग्लिश में मोस्टली फॉरेन के चैप्टर्स होते हैं, वहाँ का वहाँ की सिचुएशन, एटमॉस्फेयर अलग है, आपका अलग है, मगर फिर भी आपको समझना होगा, आपको अपने एक कमरे से समझना होगा, आपको उसी एक कमरे से पूरे विश्व को देखना होगा कि आपको कहाँ तक बढ़ना है, आपको कहाँ तक जाना है। तो वो ड्रीम्स हम लोग दे देते हैं, ताकि वो ड्रीम्स हो, उनके पास सामने सपने हो, उद्देश्य हो, जिनके पीछे वो चल सके। और उनके पीछे चलने के लिए बच्चे पूछते हैं मैम पैसे नहीं है हम लोगों के पास, ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे बहुत लोगों के पास नहीं होते, ज्यादातर लोगों के पास पैसे ही तो नहीं होते, जी जी, ज्यादातर लोगों के पास नहीं होते हैं, बिल्कुल पैसे नहीं होते, लेकिन सपने होते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत होती है, एक एम होता है, हार्ड वर्क होता है, एम्बिशन होता है, और उसी में आपको कंसंट्रेट करके उसी के पीछे चलना पड़ता है। और बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस तो आते ही हैं लाइफ में। मैंने कहा जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ऑब्स्टेकल्स बीच में आते रहते हैं, और नहीं है पैसा तो एक ही ऑब्स्ट्रक्शन है, पैसा नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ है आपके पास मेहनत है, सपना है, टाइम है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो कीप डूइंग, कीप गोइंग,
और हम आपके साथ हैं, जहां पर भी मेरी जरूरत हो मैं आपके साथ हूँ। मैंने अपने फोन नंबर अपने हर स्टूडेंट्स को दे रखे हैं। बीच में पैंडेमिक में लोग इतने निराश हो गए थे, बच्चे तक निराश, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास भी पैसे नहीं होते थे खाने पीने का। वो सब मुहिम चलाया हमने भी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने बच्चों को बोला कि कभी भी आत्महत्या की बात मत सोचना, क्योंकि बच्चे ऐसा भी बीच में हो रहा था। हाँ, काफी और कई बार नेगेटिव बच्चे, थिंकिंग आ जाती है कई बार जी। और कुछ होता है, और हमारे सामने ऐसा आया भी जी कि रिजल्ट के कारण बच्चों ने ऐसा कर लिया या गरीबी के कारण कर लिया। तो फिर हम लोगों ने मीटिंग वगैरह रखी और मैंने बच्चों को बोला कि जब भी अगर मरने का मन हो, ऐसे निराश हो जाओ, तो एक बार मुझे फोन जरूर कर लेना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, जो भी होगा आई विल कम आउट टू हेल्प यू। तो वो बच्चे जो है याद भी करते हैं, और हम लोग बीच बीच में ये बच्चों को बोलते रहते हैं कि जीना जो है वो चैलेंज के साथ जीना एक बात है, उसमें आप लगोगे कि हाँ एक इंसान है, करेज है। मरने में क्या है, मरना तो बहुत आसान होता है, तो आसान रास्ता और क्यों ढूंढना। एक्चुअली मरना तो एक बुजदिली है, बुजदिली है। इट इज एन एक्ट ऑफ हाँ कावर्ड, हाँ। बिल्कुल बुजदिली है। तो उसमें ऐसा क्या क्या सोचना है, आपको जीना है और बहुत खुशी से और जिंदा दिली से जीना है। और जब आप पॉजिटिव रहोगे, ये थॉट आपके अंदर रहेगी, तो पॉजिटिविटी आपके लिए अच्छे सर्कमस्टांसेस बनाएगी। आप नेगेटिव सोचोगे, निराश हो जाओगे, तो आपकी जो आसपास के जो वातावरण है वो सारा निराश हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिविटी को लेके चलना है। बी हैप्पी इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, बी जी हैप्पी। तो क्योंकि आपके पास ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको पूरा शरीर दिया है, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, तो आपको कभी निराश नहीं होना, सब कुछ दिया है। आप उस चीज को देखिए जो आपको मिली है, बजाय इसके जो नहीं मिली है। नहीं, बिल्कुल। आप अपना जीवन रो के भी गुजार सकते हो कि हमें ये नहीं मिला, और हंस के भी गुजार सकते हो कि ये मिला। तो आपको यू हैव टू थैंक टू गॉड फॉर यू हैव टू एवरीथिंग। काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो आपको या अल्लाह ताला व्हाट ने एवर ऊपर यू हैव वाले ने गॉट, दिया है उसको काउंट करना है। तो काउंट करो, थैंक्स करो, एंड गॉड विल गिव यू मोर। तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं, रोज हम ऐसे बातें करते रहते हैं नहीं ताकि नहीं, बच्चे जाहिर है कि निराश ना हो। टीचर जो है वो एक बहुत, मेरे ख्याल से वो टीचर ही नहीं हो सकता जो बातूनी नहीं हो सकता। टीचर को बात तो करनी ही करनी है, और जाहिर सी बात भी बात है करनी उन होती बातों ही है। बातों में वो उनको मोटिवेट करता है। हाँ, बातों में से उनको उनके प्रॉब्लम्स में से निकालना होता है हम हाँ, लोगों को, तो और वो उनको सपने वो दे दिखाता है, देता वो है। सपने जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिसकी बात करते थे कि सपने बिल्कुल। देखा करें, और ऐसे सपने जो आपको रात को सोने ना दें, ऐसे हाँ, सपने। वो तो सपने वो की जाहिर सी बात है वो टीचर का काम भी ये है कि वो बच्चों को सपने दिखाए और उसके लिए उनको जी तैयार करे। जी। तो फिर आपने कहा, मेरे ख्याल से टाइम भी हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी एक नज्म सुना देती हूँ। जी मेरे ख्याल से मैं अभी बच्चों को लेके हम कर रहे हैं, और हमारी जो बात हो रही है तो कुछ मोटिवेशन पे हो रही है, तो मैं उससे मैंने एक नज्म लिखी थी, आवाज। और उन्हीं दिनों मैंने लिखने के लिए भी सबको प्रेरित किया कि आप लिखिए। अगर कोई भी काम नहीं है, आप खाली बैठे हो, तो एटलीस्ट आप यू राइट योर एक्सपीरियंसेस। जी आप अपने अनुभव लिखो, अपने दर्द लिखो, परेशानियां लिखो, और एक उसी में से लिखते लिखते आप निकल जाओगे। एटलीस्ट आप किसी और तरफ तो नहीं जाओगे। तो जी लिखने के लिए मैं जरूर अपने बच्चों को प्रेरित करती हूँ और कहती हूँ कि जब आप लिखने में लग जाओगे, पढ़ने में लग जाओगे, तो मेरे ख्याल से आपको किसी और एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं होती। और मेरे ख्याल से जब लिखते हैं तो शायद वो दिल की आवाज निकलती है, जब खुद इंसान हाँ लिखता है तो वो जो उसके अंदर होता है वही उसके बाहर निकलता है। जी, वही चीज सामने आती है। तो जी उन दिनों मैंने लिखने पे ही लिखा कि लिखो अच्छा। लिखो, लिखो लिखो कि कलम से मर्म गिरे, लिखो कि लफ्जों को ना आराम मिले, लिखो कि अल्फाज लिखे जाने को तड़पते रहें, कागज पे उतरने को एहसास मचलते रहें। लिखो लिखो कि हर कामगार का दर्द बहे, लिखो कि गरीबों के ऋण कैसे बढ़े, लिखो किसानों की खुदकुशी का राज और दुखिया के आंसुओं की कहानियां लिखो, लिखो कि कलियों को हंसने तक से रोका गया, पौधा किसी जमीन का कहीं और ही रोपा गया, लिखो कि प्यास बुझाने को मीलों तक चलना पड़ा और कहीं डूब के पानी में कई गांवों को रहना पड़ा, लिखो
कि बेकसूर ही मारा जाता है और शहादत का लहू जाया जाता है। लिखो कि रूह की पुकार दबी न रह जाए, लिखो कि ये तारीख गुमनाम न रह जाए। लिखो कि जिस दरबान ने झुक कर दरवाजा खोला था, उसके चेहरे पर बदकिस्मती की लकीरें रहीं। लिखो कि जिसने पोंछ पोंछ कर तुम्हारा घर चमकाया, वो 3 बेटियों की माँ निगाहे हकीर रही। लिखो कि कश्मीर की परी और दिल्ली की दामिनी की माँ के आंसू एक हैं, जान जिस मासूम की जाए रंग एक है। शाबरीमाला में दाखिले जंग जारी है आज भी, लिखो कि कोख में मारा जा रहा लड़कियों को आज भी। लिखो कि चंद सियासतदानों ने देश को बेच खाया है और सिक्कों की खनक ने तन के व्यापार को भरमाया है। रोटी महंगी हुई इतनी कि सौदा खुद का किया है, यूं इस तरह से आदमी रोज मर मर के जिया है। लिखो कि एहसासों से दिल अब खाली रहते हैं, बस पैसों के रिश्ते ही सब पर भारी रहते हैं। इज्जत एहतराम की बातें बेकार लगती हैं, ये राम राज की दुनिया अब बेजार लगती है। लिखो कि आदमी में आदमी की खुशबू नहीं है, इस धुएं में अब सांस लेना मुनासिब नहीं है। लिखो कि हम ये कौन से वक्त में रह रहे हैं, क्या कयामत को अपनी नजर से देख रहे हैं। लिखो कि यतीम खाने अब बाजार हो चले हैं, अजो खरीद फरोख्त का सामान हो चले हैं, कि सरहद पे मरने वाले अब पत्थर से मरते हैं। लिखो कि लिखते हुए अब हाथ रुकते हैं, क्या लिखूं कि लिखते हुए अब हाथ रुकते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। लिखो कि रूह की आवाज दबी न रह जाए। एक्चुअली जुल्म के खिलाफ लड़ाई जो है वो बहुत तरीकों से होती है, यानी कमजोर से कमजोर इंसान भी जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है, और एक तरीका उसका ये भी है कि वो अपने जो उसकी फीलिंग्स हैं उनको वो कागज पर जो है कलम के जरिए उस पर उतार सके, और वो जो उसकी आवाज है अंदर की वो दबी ना रह जाए। तो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सारी चीजें बयान की हैं आज के समाज को, कि आज के समाज में क्या क्या कुछ हो रहा है। और अगर हम, हकीकत यह है कि आज के जमाने में बहुत से लोग खामोश रहते हैं, जो खामोशी है इस खामोशी को तोड़ना है। अगर हम सब मिलकर के इस खामोशी को तोड़ेंगे तो जो आवाज निकलेगी वो आवाज जुल्म के खिलाफ होगी। किसी भी तरह का जुल्म हो, कहीं भी हो रहा हो, किसी पर भी हो रहा हो, हमें जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। हम चाहे लिखें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। बहुत ही खूबसूरत आपकी ये नज़म है, और मुझे ये एहसास होता है कि जो हमारे बच्चे सुनेंगे, जिन्होंने सुना होगा और जो सुनेंगे इस नज़म को, वो इससे बहुत ही प्रेरणा हासिल करेंगे इस नज़म से। बहरहाल वक्त हमारा चूंकि कम हो है, और मैं चाहूंगा कि आप खास तौर से, चूंकि हमारा प्रोग्राम हम जो कंसंट्रेट करते हैं वो अपने गांव के युवा जो हमारे बच्चे हैं, खासतौर से 7th क्लास, 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे, हम चाहेंगे कि आप उनके लिए एक 2 मिनट जो है उनके लिए कुछ संदेश ऐसा दें कि वो बच्चे, आपने हालांकि बीच में बहुत कुछ कहा, आपने मोटिवेशन के, वो ख्वाब देखें, सपने देखें, उसके लिए मेहनत करें। और हर्डल्स हर किसी के पास होती हैं, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, उसकी हर्डल्स अलग होती हैं, इनकी हर्डल्स अलग होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो मेहनत करने की ठान ले, ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो गांवों से निकले हैं और दुनिया पर छा गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उन युवाओं के लिए आप अपनी तरफ से कोई मैसेज एक जरूर छोड़ें। जी, देखिए 7th से 12th तक आजकल जो हमारे स्कूल्स में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, EMC का प्रोग्राम जी, टीनियोरशिप का, तो उसमें मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मतलब स्व अभिमान भी सब में हो, और आत्मनिर्भरता जब आएगी तो स्वाभिमान भी आएगा जी। तो बच्चों को ही कहा गया है कि आप लोग क्या बिजनेस कर सकते हो, कम से कम पैसे में वो धनराशि दी जाती है, और उस धनराशि में, कम से कम धनराशि में, और वेस्ट चीजें जो हैं, या जो आप जैसे भी करके कुछ ना कुछ बनाना है, उसमें प्रोड्यूस करना है, कुछ क्रिएट करना है। तो ये एक प्रोग्राम चल रहा है, जो लोग 12th क्लास तक हैं, 7 से 12 तक, सबको मालूम होगा कि स्कूल में चल रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि उसमें जोर शोर से हिस्सा लिया जाए। उसके बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, मिशन बुनियाद चल रहा है, लर्निंग रीडिंग कैंपेन चल रहा है, ढेर सारी स्कीम्स सरकार ने चलाई हैं, वो चल रही हैं, उसमें हिस्सा लें।
हर चीज में हिस्सा लें, अपनी शिरकत करें, हर चीज में, किसी चीज में पीछे ना रहें। जो भी प्रोग्राम आता है उसमें यस बोलें कि हाँ, पेंटिंग कंपटीशन है, हाँ यस हम करेंगे, लेखन की प्रतियोगिता, हाँ हम करेंगे, जो भी है उनमें उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बहुत सारे और अनुभव लेंगे, दूसरे लोगों का भी देखेंगे कि उन्होंने क्या किया हुआ है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे अच्छे हों, तो आप उनको कॉपी करके उन्हें देखें, उन्हें समझें, और इससे आपका खुद का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। आपके अंदर खुद नए आइडियाज आएंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। मतलब बेकार बैठने से अच्छा या केवल सिलेबस के बीच में रहने से अच्छा, आप एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करें। आप अपने समाज से जुड़ें, अपने आसपास से जोड़ें अपने आप को कि वहां कुछ हो रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इंसान को जिंदा रखती हैं जी। और जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं एक फिर अपने पेरेंट्स को और लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपने पेरेंट्स का हमेशा हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए। कभी भी अपने अपने बड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप उठें, आप उनके उनके चरण स्पर्श करें, आप उनको उनकी खिदमत करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। उनको कभी भी आप अवॉइड ना करें, नेग्लेक्ट ना करें। ये जरूरी है, क्योंकि जब तक ये संस्कार हमारे अंदर नहीं होंगे तब तक हम आगे किसी भी कुछ भी करना चाह रहे हो, और मेरे ख्याल से उसमें हम सक्सेस नहीं पा सकते जब तक बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ ना हो। तो ये सारी चीज है। उसमें एक नज़म मैंने बहुत बचपन में एक नज़म पढ़ी थी, उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो थी कि माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। बिल्कुल। तो माँ बाप और उस्ताद जो हैं वो खुदा की रहमत हैं, और हमें जो आपने बात कही कि अपने उस्तादों का, अपने वालिदैन का, अपने माता पिता का हमें ख्याल रखना चाहिए और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है एक्चुअली। वो बच्चे जो अपने वालिदैन का, अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो हमेशा जिंदगी में कामयाब होते हैं। जी जी जी, तो यही बहुत बहुत बस शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही मसरूफ वक्त से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, और हम आइंदा फिर जरूर मिलेंगे और फिर बातें करेंगे। चूंकि हम जैसे शिक्षकों का काम यही होता है कि हम अपने बच्चों तक अपनी बातें पहुंचा सके, उनको मोटिवेट कर सके, कुछ अच्छा करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हम करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थी हमारे आज के खास मेहमान मिस रेनू शाहनवाज हुसैन, जो कि पेशे से एक उस्ताद हैं, एक टीचर हैं, एक शिक्षिका हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और उनको साथ साथ प्रेरणा भी देती हैं कि वो बहुत कुछ अच्छे काम करें और किस तरीके से वो सपने देखें और उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, समाज सेविका हैं, समाज सेवा का काम करती हैं, और आप राइटर भी हैं, पोइटस हैं, कवित्री हैं। आप नज़म लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक। आपने हमें जो नज़म अपनी सुनाई, आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त प्रेरणादायक कविता है आजकल के बच्चों के लिए, आजकल के हालात के लिए। वो कहती हैं, लिखो लिखो कि रूह की पुकार दबी न रह जाए, लिखो कि रूह की पुकार दबी न रह जाए, लिखो कि ये तारीख गुमनाम न रह जाए। वो कहती हैं, जुल्म के खिलाफ लिखते रहिए, आवाज उठाइए जहां कहीं भी आप जुल्म देखते हैं। वो कहती हैं, लिखो किसानों की खुदकुशी का राज, लिखिए। आपको लिखना है, आपको कहना है, बयान करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। बहुत ही खूबसूरत नज़म थी आपकी ये नज़म, जिसका टाइटल है, जिसका उन्वान है आवाज। तो ऐसी थी हमारी आज की ये खास मेहमान मिस रेनू शाहनवाज हुसैन, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमारे इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने अजीजों को जरूर कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।